हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में लेकर आया हूँ वायुमंडल, एटमॉस्फेयर का छोटा सा टॉपिक है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, तो इसको हमको याद कर लेना अच्छे से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सीजीएल का भी एग्जाम चल रहा है ना, उसमें अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, शायद 12 शिफ्ट हो गई हैं, तो उसमें जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने वीडियो बनाया था गवर्नर जनरल का, जो मैंने आर्टिकल का वीडियो बनाया था, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। विटामिन से क्वेश्चन आया, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखे, तो डेफिनेटली आप वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाली शिफ्ट्स में है, तो आपका फायदा होगा। निचोड़ भी मैं डाल रहा हूँ हर शिफ्ट का, हर दिन की 4 शिफ्ट का एक निचोड़ डाल रहा हूँ। तो वो वीडियो भी आप देख लें, आपको मैथ्स और रीजनिंग में भी आइडिया लग जाएगा किस तरह से अटेम्प्ट करना है। एक छोटी सी ट्रिक है, जब हम लोग पढ़ते थे, उसमें एक छोटी सी ट्रिक हम यूज करते थे इसको याद करने के लिए। आपको शायद पता भी होगी। ये ट्रिक जिसने भी बनाई है उसका क्रेडिट उसी को जाता है। मुझे नहीं पता किसने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, तो जिसने भी बनाई है पूरा क्रेडिट उनका ही है। तो ये ट्रिक है ट्रस्ट मी इन एग्जाम। ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, रिलेटेबल है, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ी भी होगी। नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो। ठीक है, टी आर जो रेड कलर में लिखा है, उससे हमारा मंडल है, उससे हमारा कोई स्फीयर लिंक हो रहा है। टी आर से हो रहा है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि शोभ मंडल। टीआर से हो जाएगा शोभ मंडल। ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस में लिखे हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। ठीक है, इसके बाद आ गया मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। आयनोस्फेयर, आयन मंडल। इसके बाद है एक्सोस्फेयर, नाम से ही पता चल रहा है, बाह्य मंडल। तो इसी सीक्वेंस में होती है ये। देखो 5 है। मध्य मंडल तो हमको वैसे याद होगी कि 2 इसके बाद है और 2 इससे पहले है, तो मध्य मंडल तो उसके बीच में ही होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। एक और चीज है कार्बन लाइन। दोस्तों कार्बन लाइन जो है, आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं बताऊंगा इसको वीडियो के लास्ट में। ठीक है, एक मैंने थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता दिया कि क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी आ गई, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हमारी पृथ्वी से लेकर के जो पहला मंडल आता है, वो आता है शोभ मंडल, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद आता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। अब समताप से हमें पता चल रहा है कि इसका ताप एक जैसा होगा। ठीक है, पता चल गया। इसके बाद हम पहुंच गए बीच में आ गया मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आ गया आयनोस्फेयर, आयन मंडल। आयन मंडल के बाद आ गया बाह्य मंडल। एक रेफरेंस के लिए दे दिया मैंने, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। अब पढ़ लेते हैं हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में, शोभ मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये तो लोएस्ट लेयर है, हमको समझ में आ रहा है, अर्थ से शुरू हो जाती है, यानी कि ये 8 से 18 किलोमीटर तक की रेंज में ये रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गर्मी में, सर्दी में इनकी रेंज चेंज होती रहती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से इसकी रेंज भी चेंज होती रहती है। ठीक है, प्रति 165 मीटर जाने पर हमारा टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। ये चीज हमको याद रखनी है। साथ में दोस्तों इसमें क्या याद रखना है, हमको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है ना, वो इसी लेयर में, इसी मंडल में देखने को मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित हरित गैस प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। तो हमारे को शोभ मंडल में या ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसमें घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। सबसे नीचे की लेयर है, तो जो घनत्व है वो सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से सारी लेयर इसके ऊपर आ रही है, तो घनत्व सबसे ज्यादा होगा, इसकी हाई डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, साथ में इसमें क्या होगा दोस्तों, जो मौसमी घटनाएं होती है, मतलब जिसमें बादल हो गए, बारिश, आंधी, तूफान, चक्रवात, वो सब घटनाएं, मौसमी घटनाएं इसमें होती है, किसमें, क्षोभ मंडल में होती है। तो ये हमारा पहला मंडल हो गया। दूसरा मंडल पढ़ लेते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। नाम से पता चल रहा है कि इसका तापमान बराबर होगा। इसकी रेंज क्या होती है, 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की रेंज होती है। दोस्तों समताप मंडल है, तो इसमें टेम्परेचर इक्वल रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। साथ में इसमें क्या होता है, एरोप्लेन फ्लाइंग जोन, मतलब हवाई जहाज भी इसके ऊपर उड़ते हैं। एक कॉमन सी चीज है, देखो दोस्तों समझ लो, अगर आप प्लेन में सफर किए होंगे तो आपको पता भी होगा, और नहीं किया तो मैं बता देता हूँ कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है, तभी सबसे ज्यादा टर्बुलेंस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब वो होता है हमारे शोभ मंडल में, और शोभ मंडल में होती है मौसमी घटनाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, मौसमी घटनाएं होती है तो वो उसमें टर्बुलेंस होगा। लेकिन जैसे ही वो क्रूज करने लग जाता है, मतलब एक नॉर्मल स्पीड पे चलने लग जाता है, तो वो समताप मंडल में आ जाता है, और उसमें फिर टर्बुलेंस नहीं होता। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, O3 लेयर, मतलब ओजोन लेयर भी इसी मंडल में पाई जाती है। क्या रेंज होती है ओजोन लेयर की, 20 से 25 किलोमीटर में इसकी रेंज होती है। वहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि जो यूवी रेज आती है सूरज से, अल्ट्रा वायलेट पैरा बैगनी किरणें, उसको बचाने के लिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा ना, तो आपको आइडिया होगा कि समताप मंडल
में ओजोन लेयर पाई जाती है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चेक कर सकते हो। एक तो क्या हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, एयरप्लेन उड़ते हैं, इसकी रेंज हो गई, ये हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाती है और ओजोन की लेयर इसमें पाई जाती है। अब एक दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बताएंगे कि ओजोन लेयर की मोटाई को नापने का एक होता है, मैं आपको हिंट देता हूँ, डी से स्टार्ट होता है मात्रक, तो आप मुझे बताएंगे इसका पूरा नाम क्या है। वीडियो को रोक के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा हो गया, अब तीसरा पढ़ लेते हैं, मीजोस्फेयर। इसकी जो रेंज होती है वो रहती है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यमंडल। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो है ये उल्का पिंड, यानी शूटिंग स्टार्स को नष्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, ये उल्का पिंड है ना, बड़े बड़े उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी की और इसमें आते हैं, इससे फ्रिक्शन से घर्षण से जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाते हैं। तो आते भी हैं तो अंदर तक आते हैं, तो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं कि वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और इसको सबसे कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं, हमारे वायुमंडल की सबसे कोल्डेस्ट लेयर कहलाती है। कौन सी लेयर कहलाती है, मीजोस्फेयर, मध्यमंडल, ये सबसे कोल्डेस्ट कहलाती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने की यही है सिर्फ कि उल्का पिंड को ये नष्ट कर देती है, यानी कि शूटिंग स्टार को डिस्ट्रॉय कर देती है। चौथा पढ़ लेते हैं, आइनोस्फेयर, जो रहता है 80 से 640 किलोमीटर तक। इसको 80 टू 640 किलोमीटर, 80 टू 640, अगर इंग्लिश वाला को इतनी भी इंग्लिश हिंदी नहीं समझ पा रहा तो उसके लिए इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। थर्मोस्फेयर से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। साथ में इसको हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखो, जो सैटेलाइट भेजते हैं ना हम लोग यहाँ से, वो सैटेलाइट इसी लेयर में जाके, इसी स्फेयर में जाकर के, इसी मंडल में जाकर के स्थित होती है। साथ में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है या रेडियो वेव होती है, तो इसी लेयर में जाकर के वो परावर्तित होती है। हमारे जो मोबाइल में इंटरनेट वगैरह चल रहा है ना, वो सब इसी वजह से चलता है। हमारे डीटीएच सर्विस वगैरह चलती है, वो सब इसी आयन मंडल की वजह से सैटेलाइट गए हुए वहां से हमारे पे रेंज आती है, तो वो चलता है। लास्ट पढ़ लेते हैं, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिए, 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की रेंज होती है। इसको हिंदी में बायोस्फेयर बोलते हैं और इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। ये रहता है इसका एक्सोस्फेयर का, और कुछ भी खास नहीं है इसमें याद करने को। दोस्तों, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%, और ऑर्गन है 0.9%। ये तो रहा हमारे वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब रह गई थी, हमने ऊपर कार्बन लाइन पढ़ा था, कार्बन लाइन। तो कार्बन लाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन लाइन क्या होता है। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि स्पेस, अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष क्या है। ऐसे तो हम हवाई जहाज में भी उड़ते हैं, समताप मंडल तक तो हवाई जहाज भी जाता है, 50 किलोमीटर आ रहा है समताप मंडल। तो हवाई जहाज भी क्या स्पेस में जाकर आ रहा है क्या, समताप मंडल 25 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जा रहा है, 18 से 50 तक। तो क्या हम अंतरिक्ष में जाकर के आ गए क्या, नहीं। अंतरिक्ष में जाने के लिए एक काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन मानी गई है, जिसको बोलते हैं कार्बन लाइन। वो है 100 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर की रेंज है। अगर जैसे कोई 100 किलोमीटर, अगर कोई अंतरिक्ष आती है, अंतरिक्ष में जाता है, तो कब मानते हैं कि अंतरिक्ष में गया है, जब वो 100 किलोमीटर की रेट लाइन को क्रॉस कर गया। एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे नहीं कि लाइन खींची हुई, एक इमेजिनरी लाइन है। 100 किलोमीटर से ऊपर के एरिया को अंतरिक्ष बोलते हैं, उसके नीचे के एरिया को पृथ्वी माना जाता है, अंतरिक्ष नहीं माना जाता। तो ये याद करने वाला पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट है, आप याद कर लो। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो नया मैंने इंटरफेस लाया है पढ़ाने का तरीका है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है या पिछला वाला तरीका ही ज़्यादा बेस्ट था। आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। साथ में और भी जो अपडेट्स होती है एसएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।